नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रोशन साई स्टडी पॉइंट पे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग अपनी स्टडी का, अपनी फैमिली का और अपने फिटनेस का बहुत ही अच्छे से ध्यान भी रख रहे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्या समझने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 रहेगा हमारा, जिसका नाम है भारतीय संविधान में अधिकार। इसमें हम मूलतः मौलिक अधिकार का विश्लेषण करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। अधिकारों का महत्व क्या होता है, कितने मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा दिए गए हैं, जो कि हम सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, बल्कि हम सभी नागरिकों को मालूम होना चाहिए कि संविधान के द्वारा हमें कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उनका महत्व क्या है ना। क्योंकि बिना मौलिक अधिकार के आपके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, आपके जीवन का विकास नहीं हो सकता। सरकारें जो है वो आपके जीवन के ऊपर कंट्रोल कर सकती है अगर आपको ये अधिकार ना दिए जाए तो, है ना। तो मौलिक अधिकार का हमारे जीवन में बहुत ही ज्यादा महत्व है। तो हमें इन अधिकारों के बारे में जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि ये आपका सिलेबस तो है ही भाई, सिलेबस में है ही। सिलेबस के साथ साथ जीवन में भी आपके काम आएगा। जब आप किसी मुसीबत में फंसेंगे, जब किसी कानूनी पचड़े में आप फंस जाएंगे, तब भी अधिकार के बारे में आपको अगर नॉलेज होगा तो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा भाई आपको। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। जैसे कि अगर इस चैप्टर में आप देखेंगे, रोशन साई स्टडी पॉइंट की खासियत ये रहा है कि भाई एनिमेशन के माध्यम से हमने सारी चीजें आपको समझाया है। पूरी पॉलिटिकल साइंस की सीरीज, हिस्ट्री की सीरीज और दूसरे सब्जेक्ट की सीरीज, एनिमेशन सीरीज हमने शुरू किया था स्टार्टिंग में। बहुत मेहनत की भाई, बहुत मेहनत लगी इन वीडियोस को बनाने में, और ये हमारे चैनल पे आज भी है। ये सारी वीडियो 1 साल पहले बनाया था, लेकिन सिलेबस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो सारे टॉपिक एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं एनिमेशन के माध्यम से समझाया हुआ है भाई। सारी वीडियो देख लेना लाइन से, बिल्कुल एनिमेशन के माध्यम से ऐसा लगेगा कि मूवी देख रहे हो, आप कोई फिल्म देख रहे हो, फिल्म चल रहा है, एकदम धांसू वीडियोस है, ठीक है। तो एनिमेटेड वीडियो को भी आप लोग जरूर देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहला हमारे मन में सवाल उठता है, जब हम अधिकारों की बात कर रहे हैं तो अधिकार की परिभाषा क्या होनी चाहिए भैया? अधिकार का मतलब क्या होता है, अधिकार होते क्या है? देखिए, मैंने आप सभी को बताया कि अधिकार एक तरीके से क्या है, अवसरों का समूह है ना। ऐसे अवसर है हमारे लिए जिनके बिना हम अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकते, अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते अगर अधिकार हमारे पास ना हो। ठीक है, सिंपल परिभाषा है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, इसको एक बार हम रीड करते हैं ताकि आप सभी अधिकारों की, जो अधिकार की परिभाषा है, उसको और आसानी से समझ सको। क्या लिखा है कि अधिकार क्या है? उन अवसरों का समूह है, या उन अवसरों के समूह को कहा जाता है जो मानव व्यक्तिगत विकास को सुरक्षित करता है। लाइन वही है कि भाई अधिकार अवसरों का वह समूह है जो कि मानव के व्यक्तिगत विकास को सुरक्षित करता है, व्यक्तिगत विकास को बढ़ावा देता है कहीं ना कहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है? अधिकार एक बेहतरीन जीवन जीने के लिए वह मौलिक शर्तें हैं जिन्हें राज्य द्वारा मान्यता या स्वीकार दी जाती है। मतलब कि अधिकार एक तरीके से ऐसे बेहतरीन मौके हैं हमारे लिए जो कि राज्य ने क्या किया है, सुरक्षित कर रखा है। राज्य ने इनको मंजूरी दे रखी है कि भाई हाँ, ये अधिकार इन नागरिकों को मिलने चाहिए। ठीक है, तो अधिकारों की भाई सिंपल परिभाषा क्या होगी कि अधिकार अवसरों का एक समूह है, एक ऐसा समूह है अवसरों का जो कि हर एक व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी होता है। बस सिंपल परिभाषा, और कुछ नहीं लिखना। देखो, एक विद्वान है, उनका नाम है लॉस्की, और लॉस्की पढ़ेंगे वैसे, लॉस्की। ठीक है, तो लॉस्की के बारे में आप लोग भाई कॉलेज में और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, आप जानेंगे। यहाँ पे बस नाम याद रखना। तो उन्होंने क्या किया, अधिकार की क्या परिभाषा दी कि अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके बिना सामान्यतः कोई व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। समझ रहे हो? एक तरीके से अधिकार, इनका कहने का मतलब है कि अधिकार मानव जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो पाता है। बिना अधिकारों के व्यक्ति विकास नहीं कर सकता। आप खुद सोचे कि अगर आपके पास समानता का अधिकार नहीं है तो आप जहां भी जाएंगे आपके साथ भेदभाव होगा, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, वर्ग के आधार पे। अगर आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है तो आप अगर बिहार के नागरिक है, आप दिल्ली में आके काम नहीं कर पाओगे, आप बंबई में जाके काम नहीं कर पाओगे, है ना। आप कहीं भी नहीं, किसी भी होटल में नहीं जा पाओगे। लेकिन आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि भारत में रहते हुए आप किसी भी राज्य में जाके काम कर सकते हो, कहीं भी जाके घर बनवा सकते हो, है ना, किसी भी होटल में जाके खा सकते हो, किसी भी मंदिर में जा सकते हो आप। ठीक है, तो ये अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, ये सारे अधिकार कानून, मतलब जो भी आपको संविधान के माध्यम से अधिकार मिले हुए, अगर नहीं होते तो क्या अपना विकास आप कर पाते? नहीं कर पाते। हर जगह आपके साथ भेदभाव होता,
जैसे कि राजतंत्र में हुआ करता था, जाति जात पात के आधार पे, है ना। लेकिन अब संविधान का शासन है भाई, संविधान के माध्यम से हमें अधिकार दिए जाते हैं। तो ये तो अधिकार की परिभाषा हो गई, लेकिन इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं मौलिक अधिकार के बारे में। भैया ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं? अधिकार मौलिक अधिकार एक ही बात है। बस आपको मौलिक अधिकार में एक चीज जरूर याद रखना है, मौलिक अधिकार हमें किसके द्वारा दिए जाते हैं? संविधान के द्वारा। ये ऐसे अधिकार होते हैं जो कि संविधान ने हमें प्रदान किए हैं। ठीक है जी, देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, परिभाषा क्या लिख दिया कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिए मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये इतने मौलिक है, इतने ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमें संविधान ने सुरक्षित कर दिया। ये अधिकार संविधान में लिख दिया कि भैया ये नागरिकों का मौलिक अधिकार है और इसकी रक्षा संविधान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे अधिकार है जो कि व्यक्तिगत विकास के लिए तो जरूरी है और इसको संविधान के द्वारा संरक्षित किया गया है। आगे क्या लिखा है जी देखो, और जिनमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनको भाई राज्य यानी कि सरकारें इन अधिकारों को हनन नहीं कर सकती, इन अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो ये ऐसे अधिकार है जो कि मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी है, इसके बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता जी। आ रही बात समझ में? तो ये हमारे मौलिक अधिकार की परिभाषा थी। अधिकार समझ गए, मौलिक अधिकार समझ गए, दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों की परिभाषा अगर सिमिलर भी लिख देते हो चलेगा, बस आप मौलिक अधिकार में ही लिख देना कि इन अधिकारों को संविधान के द्वारा सुरक्षित किया गया है। अब बच्चों के मन में सवाल उठता है कि भैया हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? अगले पेज पे हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखो जी, इन मौलिक अधिकारों के बारे में मैंने आपको पहले बताया है कि आप 11वीं क्लास के सिलेबस में तो कर रहे हैं, क्योंकि आपके एग्जाम की वजह से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है टॉपिक, लेकिन जीवन में हमेशा काम आएगा। जब किसी कानूनी पछड़े में आप फंस जाएंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर मेरे को बंदी बनाया गया है, मेरे को कैद में रखा गया है, तो उसका कारण क्या है, आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं। अगर आप कोई गलत काम नहीं किए हैं उसके बावजूद भी पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया है, तो आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, जब भी जाके आप उनसे बहस कर पाओगे, अपने लिए लड़ पाओगे कहीं ना कहीं। तो इसीलिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है, इन अधिकारों के बारे में आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है जी, तो देखिए भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वैसे पहले 7 थे, मैं आपको बता देना चाहूंगा 7वें मौलिक अधिकार के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, इसी चैप्टर के लास्ट में उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में भी इस पेज पे तो नहीं समझाऊंगा, आगे चैप्टर का जब पीपीटी अभी इसी वीडियो में ओपन करूंगा तो डिटेल में इन सभी अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, हो सकता है पार्ट 1 में लगभग 3 से 4 मौलिक अधिकार के बारे में बता दूं, जो कुछ टॉपिक बच जाएंगे उसको पार्ट सेकंड में हम कर लेंगे। पार्ट 1 में जहां तक हो जाता है 40-50 मिनट की जो भी वीडियो बनेगी उसमें हम सारी चीजें समझ लेंगे। देखो, तो भारतीय संविधान में टोटल हमारे 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यहाँ पे 6 प्रमुख मौलिक अधिकारों के बारे में बता रखा है और उनके कौन कौन से अनुच्छेद है, भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है उसके बारे में बता रखा है। देखो, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से लेके 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में 14 से लेके 32 ही दे रखा है, 14 से 32। तो आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करो भाई, 14 से 32 आप लिख सकते हो अगर आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है। लेकिन अगर आप गूगल कर ले और वास्तव में आप अगर ज्यादा गहराई से मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि 12 से 35 में है। स्टार्टिंग के कुछ अनुच्छेद में मौलिक अधिकार की परिभाषा दे रखी है, उसको कैसे संरक्षित रखना है, ये सारी चीजें बता रखी है। ठीक है, मेन जो शुरू होता है एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि 14 से शुरू होता है, यहाँ 14 से शुरू होता है और इधर 32 पे जाके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पे 32 है भाई, संवैधानिक ये हमारा 32 पे जाके खत्म हो जाता है। ठीक है, तो 14 से 32 की यहाँ पे हम बात करेंगे। चलिए एक एक करके सभी अधिकारों के बारे में हम बात कर लेते हैं, सभी मौलिक अधिकारों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है समानता का अधिकार। ठीक है, समानता मतलब आप लोग समझते होंगे कि भाई कानून के सामने सभी बराबर होंगे, और ये जो अधिकार है इसका वर्णन
14 से 18 में किया गया है। ठीक है, इसमें इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में अभी आगे हम बात करने वाले हैं। दूसरा अधिकार कौन सा है भाई? स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन 19 से लेके 22 तक में किया गया है, अनुच्छेद 19 से लेके 22 में। ठीक है, तीसरा कौन सा है भाई? शोषण के विरुद्ध का अधिकार। ठीक है, इसका वर्णन किया गया है 23 से लेके 24 में। और उसके बाद अगर चौथे मौलिक अधिकार की बात करें, क्रम अनुसार बता रहा हूं, पहले नंबर पे क्या है जी? पहले नंबर पे समानता, दूसरे पे स्वतंत्रता, तीसरे पे शोषण के विरुद्ध, चौथे नंबर पे कौन सा है जी? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम पांचवें मौलिक अधिकार की बात कर लेते हैं। सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधित अधिकार है हमारे पास। और जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि सभी अधिकारों का पापा है। ये सब बच्चे हैं भाई, ये पापा है। ठीक है, ये पिता है ना, ये बाप है, और ये सब बच्चे हैं। क्योंकि बाप का काम क्या होता है? बच्चों की रक्षा करना, है ना। और ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, ये हमारे सारे अधिकारों, जितने भी मौलिक अधिकार, 5 मौलिक अधिकार हैं, उन सबकी रक्षा करता है। इसीलिए मैंने पिता बोल दिया, पापा बोल दिया इसको। ठीक है जी, तो ये 6 मौलिक अधिकार का नाम याद रखो, अनुच्छेद याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो, या फिर नोट डाउन कर लो सारी चीजें एक एक करके, है ना। कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए भाई। इसका अनुच्छेद 32 रहेगा। इसका जो अनुच्छेद है वो 32 है। ठीक है जी, अनुच्छेद 32 है। इस तरीके से आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए, अब हम आ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे। तो एक चीज आपको और बताना है, अब क्योंकि हम चैप्टर की पीपीटी में जा रहे हैं, चैप्टर की पीपीटी में जाने से पहले 2 स्टोरी आपके स्टार्टिंग में ही, चैप्टर के स्टार्टिंग में ही 2 स्टोरी दे रखा है। और इसके आधार पे आप समझ पाएंगे कि हमारे लिए इन 2 स्टोरी के माध्यम से आप क्या समझेंगे। इन दोनों स्टोरी के माध्यम से आप समझेंगे कि हमारे लिए ना अधिकारों के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है भाई। अधिकारों के बारे में आपको पता होगा ना, तो भाई आप सही में अपना विकास कर पाओगे, अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाओगे। और अधिकारों के बारे में नहीं मालूम भाई, मुश्किल हो जाएगा। देखो तो क्या लिखा है, 2 स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं, उसके माध्यम से आपको चीजें समझने को मिलेगी। तो 1982 की बात है। 1982 के एशियाई खेलों से पहले निर्माण कार्य के लिए सरकार ने कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली। ठीक है, सरकार ने क्या किया, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसने क्या किया, कुछ ठेकेदारों की सेवाएं ली कामकाज के लिए, निर्माण कार्य के लिए, है ना। तो क्योंकि भाई कोई खेल का आयोजन जब होता है, जैसे ओलंपिक का है या फिर कोई और गेम का आयोजन होगा, वैसे ओलंपिक का इंडिया में अभी तक एक बार भी आयोजन नहीं है हुआ है, तो उसके लिए व्यवस्थाएं करनी होती है, सड़क वगैरह का काम होता है ना, वो करवाना होता है। तो अनेक फ्लाईओवरों और स्टेडियम का निर्माण करना था। ठीक है, और इसके लिए ठेकेदारों ने क्या किया, देश के विभिन्न भागों से बहुत ज्यादा संख्या में गरीब मिस्त्री जो है, मजदूर है, उनकी भर्ती ली, है ना। लेकिन मजदूरों से कामकाज की दयनीय दशा में, मजदूरों से कामकाज कैसी स्थिति में ली जाती थी? बहुत ही गंदी दयनीय स्थिति में ली जाती थी। और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम मजदूरी है, उससे भी कम मजदूरी दी जाती थी। देखो भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, मजदूर जो है, उनकी मजदूरी जो है, सरकार ने जो न्यूनतम मजदूरी जो तय कर रखी थी, उससे भी कम दी जा रही है ना। जो समाज वैज्ञानिक होते हैं, जो समाज के बारे में मतलब अध्ययन करते हैं, तो उनकी एक टीम जो है, उनकी स्थिति का अध्ययन कर सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। ठीक है, मतलब जितने भी मजदूर थे, उनकी स्थिति के बारे में सर्वेक्षण किया और एक याचिका दायर कर दिया सर्वोच्च न्यायालय में। उन्होंने दलील दी कि तय की गई न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बेगार है, यानी कि बंधुआ मजदूरी है भाई। इसको बंधुआ मजदूरी की श्रेणी में रखा जाता है कि भाई जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, लोगों से काम करवा रहे हो, जैसा है। और नागरिकों को प्राप्त शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस कंडीशन में जो मजदूर है, उनका शोषण के विरुद्ध जो मौलिक अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है ना। तो ये ऐसा याचिका में सारी चीजें लिखी गई थी। न्यायपालिका ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और सरकार को निर्देश दिया कि वह इन हजारों मजदूरों को उनके काम के लिए तयशुदा मजदूरी दिलवाए। ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, देखो भाई, जो मजदूर है उनको तयशुदा मजदूरी दिलवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाया। और जाहिर सी बात है कि जब सर्वोच्च न्यायालय ने कदम उठाया तो सरकार को एक्शन में आना होगा, सरकार को ये काम करना होगा। ठीक है, ये तो पहली स्टोरी हो गई। ठीक है, अब दूसरी स्टोरी की हम बात कर लेते हैं। दूसरे में क्या है जी, देखो हाँ,
तो इसमें देखो एक व्यक्ति का नाम है मचल लालुंग। मचल लालुंग को जब गिरफ्तार किया गया तब वो मात्र 23 साल के थे। याद रखना, देखना भाई, याद रखना आप कितने साल के थे, 23 साल के। जब इनको गिरफ्तार किया गया था, कोई अपराध किया होगा इन्होंने, उसके वजह से थे। लालुंग असम के मरीगांव जिले के चुबरी गांव का रहने वाला था। ठीक है, चुबरी एक गांव है असम में, है ना। मरीगांव एक जिला है, वहां पे ये गांव है, उसका रहने वाला, वहां यहाँ का निवासी था वो। उस पर आरोप था कि उसने किसी को गंभीर चोट पहुंचाई है, किसी को गंभीर चोट पहुंचाई होगी, तो इसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया होगा। मुकदमे की सुनवाई के दौरान उसे मानसिक रूप से काफी अस्वस्थ पाया गया। जब मुकदमा चल रहा था तो उसको अस्वस्थ पाया गया, वो स्वस्थ नहीं था। ठीक है, और चिकित्सा के लिए तेजपुर के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल में एक कैदी के रूप में भर्ती करा दिया गया। ठीक है, वहां उनका सफलतापूर्वक इलाज किया गया और डॉक्टर ने जेल अधिकारियों को 2 बार, अब देखो इलाज हुआ, उनको हॉस्पिटल भेजा गया, जो हमारे लालुंग है उनको भेजा गया, कहा हॉस्पिटल भेजा गया, उनका उपचार हुआ। उपचार के बाद फिर उनकी सुनवाई होनी थी उनके केस की, तो इसीलिए डॉक्टरों ने क्या किया, डॉक्टर जो है उन्होंने एक तो 1967 में भाई चिट्ठी भेजी और फिर 1996 में भी चिट्ठी भेजी कि भाई ये ठीक है, इनके मुकदमे की सुनवाई हो जानी चाहिए। ठीक है, चिट्ठी भेजी और लालुंग के स्वास्थ्य स्वस्थ है और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, इस बात को उन्होंने कहा डॉक्टरों ने। ठीक है, लेकिन किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग न्यायिक हिरासत में ही बने रहे। जो मचल लालुंग थे उनको 2005 में जेल से छोड़ा गया। उस समय वो 77 साल के हो चुके थे। तो छोटा सा अपराध उन्होंने किया था और उनके मुकदमे की सही टाइम पे सुनवाई नहीं हो पाई, इस वजह से 77 साल के एज में वो छूट पाए। देख रहे हो, इस प्रकार वो 54 साल तक हिरासत में रहे और इस दौरान उसके मुकदमे की एक बार भी सुनवाई नहीं हुई। जब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा नियुक्त एक टीम ने राज्य में बंदियों को निरीक्षण किया, तब जाकर लालुंग को स्वतंत्र होने का अवसर मिला। ठीक है, तो यहां पे देखो कि भाई इनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं था, है ना, अधिकारों के बारे में ये जागरूक नहीं थे, इस वजह से इनके साथ कैसा बर्ताव किया गया। कितने साल तक, लगभग 54 साल तक इनको बेवजह छोटे से कोई अपराध इन्होंने किया होगा, उसके वजह से इनको लगभग 54-55 साल और 54 साल ही, हाँ 54 साल तक ये हिरासत में रहे, पेशी नहीं हो पाई, है ना, अदालत में, इस वजह से। लेकिन हम ऊपर वाले स्टोरी में देखते हैं कि वहां पे मजदूरों के जो अधिकार है उसको लेकर जो कुछ समाज सेवक थे उन्होंने कदम उठाया, याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय में और उनके अधिकारों के ऊपर सुनवाई हुई और उनको न्यूनतम मजदूरी जो मिलनी चाहिए थी वो मिली, है ना। तो अधिकारों के बारे में इन दोनों स्टोरी से ये समझ में आता है कि आप लोगों को अपने अधिकारों के बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, अपने पीपीटी में आ जाते हैं, एक एक करके सारी चीजें समझेंगे भाई, एक भी चीज मिस नहीं करना। पूरे एनसीईआरटी बुक को हम चार्ट डालेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए फिर शुरू करते हैं। हाँ, देखो अधिकारों का महत्व, पहला हमारा जो टॉपिक है अधिकारों का महत्व, इसमें ज्यादा कुछ नहीं बता रखा। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारा संविधान सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है जी, हमारे संविधान में सभी नागरिकों को जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है जी, इसका तात्पर्य है कि सभी नागरिकों को अपने मुकदमे की निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार है। यानी कि मुकदमे की निष्पक्ष यानी कि किसी के पक्ष में वो सुनवाई ना हो और तेजी से हो। ठीक है, ये अधिकार सभी नागरिकों को दिया गया है। देखो अगला टॉपिक आता है अधिकारों का घोषणा पत्र। भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से पेपर में क्वेश्चन आता है, अधिकारों के घोषणा पत्र से आप लोग क्या समझते हैं। तो देखिए अधिकार जो है वो प्रजातांत्रिक देश में सभी नागरिकों को संविधान के द्वारा दिए जाते हैं, सूचीबद्ध किए गए हैं। खास करके मौलिक अधिकार की हम बात करते हैं तो संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ठीक है जी, तो संविधान द्वारा जो भी हमारे को मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसकी जो सूची है, जो पूरी सूची है, उसी को क्या कहा जाता है, अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये पूरा लाइन आप देखो, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में पूछा जाता है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित, मतलब जो संविधान के द्वारा हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो सुरक्षित किए गए हैं, उन अधिकारों की एक
ऐसी सूची को ही हम क्या कहते हैं, अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, जिसमें पूरे मौलिक अधिकारों की सूची बनी हुई है, उसी को अधिकारों का हमने क्या बोल दिया, घोषणा पत्र बोल दिया। आगे क्या लिखा है कि अधिकारों का घोषणा पत्र सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध काम करने से रोकता है तथा उसका उल्लंघन हो जाने पर उपचार भी सुनिश्चित करता है। यानी कि एक तरीके से अधिकारों के घोषणा पत्र का महत्व यह है कि भाई सभी सरकारों को पता होता है कि ये नागरिकों के मौलिक अधिकार है और हम जो भी कानून बनाएंगे ना, वो इन मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं बना सकते। हम ऐसे कानून नहीं बना सकते जिससे कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए। अगर उल्लंघन होता है तो अधिकारों की रक्षा की जो मतलब उपाय है वो न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय उसके लिए है हमारे पास, है ना। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है कि नागरिकों के अधिकारों को किसी अन्य व्यक्ति या निजी संगठन से खतरा हो सकता है ना भाई। जो हमारे अधिकार है उसको कोई बहुत पावरफुल व्यक्ति है, कोई कंपनी है, वो हमारे अधिकारों का उल्लंघन कर सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सरकार द्वारा सुरक्षा प्रदान किया जाना आवश्यक हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में भाई सुरक्षा कौन कर सकता है, सरकार। ठीक है, सरकारें करती है देश की। सरकार को व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना आवश्यक है कि भाई सरकार क्या करे, सभी नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करे। इसके अतिरिक्त सरकार के विभिन्न अंग, जैसे कि आपको पता है सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना। सरकार के कितने अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, इसके अतिरिक्त सरकार के जो विभिन्न अंग है, जैसे कि हमने इन तीनों अंगों की बात की, ये भी अपने कार्यों के संपादन में नागरिकों के अधिकारों का हनन कर सकते हैं। ये भी भाई देखो, सरकार जो है वो भी, सरकार भी कभी कभार क्या कर सकती है, कानून बनाते समय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर सकती है। तो इनसे भी भाई मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी, नागरिक अधिकारों की रक्षा करनी होगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करती है। तो न्यायपालिका है वो हमारे सारे मौलिक अधिकारों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस तरीके से मौलिक अधिकार को डाला गया, क्या रहा वहां पे सारी चीजें, उसकी हम बात करने वाले हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। हाँ जी, इसको इधर रख देते हैं। हाँ, तो टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। देखो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे मोतीलाल नेहरू समिति की हम बात कर लेते हैं। तो मोतीलाल नेहरू समिति ने क्या किया था, 1928 में ही अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग उठाई थी, है ना। अधिकारों का घोषणा पत्र आप लोग समझ चुके हैं, जिसमें सारे अधिकारों की सूची बनी होती है। अधिकारों की सूची ही अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो ये अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग सबसे पहले किसने की थी, मोतीलाल नेहरू समिति ने 1928 में की थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान निर्माण के दौरान संविधान में अधिकारों को सम्मिलित करने और उन्हें सुरक्षित करने पर भी सब सहमत थे। तो जब संविधान बन रहा था, संविधान बनने के दौरान भी सारे जो हमारे संविधान के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे, वो चाहते थे कि भाई नागरिकों को मौलिक अधिकार मिलने चाहिए, है ना। उनके अधिकारों की संविधान में व्याख्या होनी चाहिए और मतलब वर्णन होना चाहिए। संविधान में उन अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया जिन्हें सुरक्षा प्रदान करनी थी और उन्हें मौलिक अधिकारों की संज्ञा दी गई, है ना। जिन अधिकारों को भाई संविधान में सूचीबद्ध किया गया, जिनको संविधान के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, उन्हीं अधिकारों को क्या कहा गया जी, मौलिक अधिकार कहा गया। ठीक है जी, तो मौलिक अधिकार आप लोग समझ चुके होंगे, जो कि संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं और इसकी रक्षा संविधान के माध्यम से की जाती है ना। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं जी, मौलिक अधिकार बोल देते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, आगे क्या लिखा है कि मौलिक अधिकार अत्यंत महत्वपूर्ण है और यही कारण है कि उन्हें संविधान में सूचीबद्ध किया गया है एवं उनकी सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो संविधान भाई देखो, मौलिक अधिकार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास के लिए, इसीलिए इसको संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और इसकी रक्षा संविधान करता है। यह अधिकार इतने महत्वपूर्ण है कि संविधान स्वयं यह सुनिश्चित करता है कि सरकार द्वारा भी उनका उल्लंघन ना किया जा सके। भाई सरकार भी इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकती, है ना। मौलिक अधिकार हमारे दूसरे अधिकारों से अलग है। ठीक है, जहां साधारण कानूनी अधिकार को सुरक्षा प्रदान करने तथा लागू करने के लिए
साधारण कानून की मदद ली जाती है, वही मौलिक अधिकारों की गारंटी एवं उसकी सुरक्षा स्वयं संविधान सुनिश्चित करती है। मतलब कि कोई भी साधारण कानून के द्वारा, जैसे कानूनी अधिकार होते हैं, तो कानूनी अधिकार में बदलाव लाना है तो साधारण बहुमत के आधार पे भी हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में ऐसा नहीं होता भाई। मौलिक अधिकार को तो भाई बदला ही नहीं जा सकता, इसको बदलना ही मतलब नामुमकिन समझ लो, ठीक है, क्योंकि इसको संविधान में सूचीबद्ध किया गया है और संविधान इसको बदलने के लिए मतलब बहुत पापर बेलना पड़ेगा अगर किसी सरकार को मौलिक अधिकारों को बदलना है तो, ठीक है। तो इसको संविधान के द्वारा ही लोगों को प्रदान की गई है और संविधान ही इसकी गारंटी लेता है, इसकी रक्षा की, ठीक है। चलिए आगे क्या लिखा है कि संसद कानून बनाकर सामान्य अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है, परंतु मौलिक अधिकार में, अगर संसद कानून बना रही है तो कानून बना के जो सामान्य अधिकार है उसमें तो परिवर्तन कर सकती है, लेकिन हमारे मौलिक अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकती। अधिकारों में परिवर्तन बिना संविधान में संशोधन किया नहीं। ये लाइन थोड़ा गड़बड़ हो गया जी, इस लाइन को हटा दो। सिंपल है, सिंपल लाइन था, इस सिंपल लाइन को थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना दिया कि भाई अगर साधारण कानून जो होते हैं उसमें परिवर्तन करना संसद के बस की बात है, संसद कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का परिवर्तन संसद नहीं कर सकता। सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के खिलाफ कोई कार्य नहीं कर सकता। ये भी याद रखना है कि सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के खिलाफ काम नहीं करेगा, है ना जी। सरकार के कार्यों से मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने की शक्ति तथा इसका उत्तरदायित्व न्यायपालिका के पास है। मैंने आपको कितनी बार बोला कि भाई सरकार अगर हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन करती है तो हमारे मौलिक अधिकार को कौन बचाएगा जी? न्यायपालिका ही बचाएगा। याद रखना है आप सभी को ये बात। अगला है विधायिका एवं कार्यपालिका के किसी भी कार्य या निर्णय से यदि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उन अनुकूल उस पर क्या होगा, मतलब किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है कार्यपालिका या न्यायपालिका के द्वारा, उनके कार्य के द्वारा, तो जो काम कार्यपालिका या न्यायपालिका कर रही है, जो भी काम कर रही है, उसकी वजह से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, उस कार्य पर तुरंत क्या लग जाएगा जी? प्रतिबंध लग जाएगा, है ना। प्रतिबंध लगाया जाता है और न्यायपालिका द्वारा उसे वैध घोषित कर दिया जाता है। उस काम को वैध घोषित कर देती है न्यायपालिका की भाई ये जो काम है वो हमारे संविधान की मूल ढांचा के खिलाफ है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन करता हुआ यहाँ पे प्रतीत होता है। ऐसा आरोप लगता है सरकार के ऊपर या विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी सदस्य है जो भी काम कर रही है, विधायिका या कार्यपालिका जो कर रही है उसके ऊपर, ठीक है जी। आगे आ जाते हैं। परंतु मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित अधिकार नहीं होते हैं भाई। मौलिक अधिकार निरंकुश या असीमित नहीं है कि भाई इसमें कोई सीमा नहीं लगाई जा सकती, इसमें भी सीमा लग जाती है, इसके ऊपर भी प्रतिबंध लग सकते हैं, खास करके आपातकाल जब लग जाए, ठीक है। आपातकाल आप सभी को पता होगा कि 1975 में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार के समय। तो उस समय क्या हुआ था, हमारे बहुत सारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था, है ना। उस समय आपातकाल की स्थिति में क्या होगी, सरकार क्या कर सकती है, हमारे मौलिक अधिकारों को निरस्त कर सकती है ना, ऐसे कंडीशन में। तो ऐसा नहीं है कि मौलिक अधिकार पे भाई किसी प्रकार की सीमा नहीं लग सकती या मौलिक अधिकार पे कोई प्रतिबंध नहीं लग सकता, ऐसा हो सकता है, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि अभी आपको पता होगा कि अभी हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे थे और मौलिक अधिकारों की श्रेणी में हम सबसे पहले जो टॉप पे रखते हुए समानता का अधिकार, है ना जी। समानता के अधिकार की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 14 से लेके 18 में इसका वर्णन है ना। 14 से लेके 18 में इसका वर्णन है। देखो क्या लिखा है कि समानता का अधिकार जाति लिंग के आधार पर भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करता है, कि जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे जो भेदभाव हो रहा है उसको पूरी तरीके से खत्म करना है और समानता की स्थापना करनी है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक स्थल हो जैसे कि दुकान है, होटल है, मनोरंजन स्थल है ना, कुआं है, स्नाना कोई भी स्नान घाट है, पूजा स्थल है, उस पे सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। सभी इन जगहों पर प्रवेश कर सकते हैं, प्रवेश पाने का हक मिलना चाहिए। यही समानता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है। सिर्फ धर्म, मूल, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर प्रवेश में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, है ना। जन्म, जाति, धर्म के आधार पे किसी भी व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यही समानता का अधिकार बताता है। समानता के अधिकार के अंतर्गत यही सारी चीजें आ जाती है। आगे देखते हैं भैया, आगे क्या लिखा है कि संविधान द्वारा यह अधिकार बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि
पूर्व में हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। मतलब कि अगर आप इतिहास में जाए तो आप देखेंगे कि भारत में लोग कितने जातियों में बटे हुए थे, है ना, वर्ग में बटे हुए थे, और जो नीच जाति के जो लोग थे, शूद्र थे या फिर अस्पृश्य लोग थे, उनके साथ कितना ज्यादा भेदभाव होता था। वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, वो ऊंची जाति के मोहल्ले से नहीं निकल सकते थे, वो मंदिरों में नहीं जा सकते थे, ऐसी स्थिति थी उनकी। तो इन्हीं सारे भेदभाव को खत्म करने के लिए संविधान में समानता के अधिकार को प्रवेश मिल गया, है ना। असमानता का सबसे भद्दा रूप छुआछूत की प्रथा थी। छुआछूत की प्रथा में कुछ जो नीची जाति के लोग थे उनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे, उनके हाथ से पानी पीना तो बहुत दूर की बात है भाई, मतलब उनको अगर टच भी कर दिया तो वो अपवित्र हो जाते थे। ऐसी स्थिति थी भाई कुछ जाति की, ठीक है। समानता के अधिकार द्वारा इसे खत्म कर दिया गया है। जो जाति के आधार पे धर्म जाति के आधार पे जो हमारे हिंदू धर्म में भेदभाव होता था, है ना, जो ऊंची जाति के लोग थे वो निम्न जाति के लोगों को दबाते थे क्योंकि वो नीचे जाति के है, इस आधार पे। तो इस चीज को खत्म किया गया समानता के अधिकार के तहत, है ना। इसी अधिकार के तहत यह व्यवस्था भी की गई कि सिर्फ उन व्यक्तियों को छोड़कर जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, राज्य द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब राज्य जो है समानता को स्थापित करने के लिए जो उपाधि वगैरह देती थी सरकारें, उस उपाधियों को भी खत्म कर दिया गया ताकि समानता की स्थापना, कोई विशेष प्रकार की उपाधि किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये उपाधियां भी कहीं ना कहीं भेदभाव को बढ़ावा देती है। उपाधि को भी समाप्त किया गया समानता की स्थापना के लिए। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ मतलब देश के लिए काम कर रहे हैं, तो कुछ गौरवपूर्ण काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनको कुछ विशेष प्रकार की उपाधि दी जाती है। अगर लेकिन जाति के आधार पे उपाधियां नहीं दी जाती। पहले जाति के आधार पे उपाधियां लोगों को दी जाती थी, ठीक है जी। चलिए देखो, समानता का जो अधिकार है वो भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा एवं गरिमा प्राप्त हो सके, ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में समानता के बारे में लिखा है कि पहली प्रतिष्ठा के समानता और दूसरी अवसर की समानता है। मतलब पहली जो समानता है वो प्रतिष्ठा की समानता है कि भाई सभी नागरिकों को प्रतिष्ठा मिले, इज्जत सम्मान मिले, और दूसरी समानता है अवसर की समानता। अवसर की समानता में हुई है कि भाई सभी नागरिकों को अपने जीवन यापन के लिए कम से कम इतने अवसर तो मिले कि अपने जीवन यापन को सही तरीके से चला सके, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समानता के अधिकार के अंतर्गत बताएंगे। समानता के अधिकार के बारे में बताना है तो भाई आप ये बताएंगे कि किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, कानून से सभी को न्याय प्राप्त करने का हक होगा। स्कूल, कॉलेज, मंदिर की बात कर ले, होटल की बात कर ले, तो यहाँ भी प्रवेश किसी धर्म, जाति या विशेष वर्ग के लोगों को नहीं मिलेगा, बल्कि सभी लोगों को मिलेगा। इस तरीके से आप समानता के अधिकार का वर्णन करेंगे। आई होप कि समानता के अधिकार को आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए यहाँ पे भी वही सारी बातें बता रखी है जो मैंने आपको समझाया है ना, कोई खास एक्स्ट्रा चीजें नहीं है। चलिए जी, अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अगला जो हमारा अधिकार आता है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आसान है ये भी। देखो क्या लिखा है कि हर लोकतंत्र में समानता एवं स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। भाई बिना समानता और बिना स्वतंत्रता के अधिकार के लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। बिना, आप सोचो कि अगर आपको समानता का अधिकार नहीं मिला है, आप दूसरे जाति के बराबर आपका ओहदा नहीं है, तो क्या आप अपने आपको स्वतंत्र वास्तव में मान सकते हैं? नहीं मान सकते। अगर आपको होटल, आपको स्कूल या आपको मंदिर में जाने की स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या आपके साथ अगर जाति के आधार पर यहाँ पे भेदभाव होता है ना, तो क्या आप दूसरे जाति के समान अपने आप को मान सकते हैं? नहीं मान सकते, ठीक है। तो इसीलिए समानता और स्वतंत्रता ये दोनों ही क्या है, एक दूसरे के पूरक है। समानता अगर स्थापित होगा तभी स्वतंत्रता स्थापित होगा, अगर स्वतंत्रता स्थापित होगा तभी समानता की स्थापना की जा सकती है ना। स्वतंत्रता का मतलब है कि चिंतन, अभिव्यक्ति तथा कार्य करने की स्वतंत्रता हो। यानी कि अभिव्यक्ति का मतलब होता है चिंतन, मतलब किसी भी चिंतन का मतलब तो भाई ध्यान लगाना होता है वैसे, ठीक है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अभिव्यक्ति का मतलब है बोलने की आजादी। भाई सभी नागरिकों को, देश में रह रहे सभी नागरिकों को बोलने की आजादी होगी। जो सरकार की गलत नीतियां है उसके खिलाफ वो आवाज उठा सकते हैं,
है ना। उसके बाद है कार्य करने की स्वतंत्रता, की भाई अगर आप भारत में रह रहे हैं तो भारत के किसी भी भाग में जाके काम कर सकते हैं, कहीं भी जाके आप कुछ भी कारोबार कर सकते हैं, इसकी आजादी आपको मिलेगी और कुछ भी कारोबार आप कर सकते हैं, है ना। पहले क्या होता था कि भाई जाति के आधार पे काम मिलता था, अगर कोई तेली है तो तेल बेचेगा, चमार है तो छमरा काटेगा, है ना। अगर ब्राह्मण है तो पूजा पाठ ही करवाएगा वो, ठीक है। सुनार है सोना बेचेगा, लोहार है लोहे का काम करेगा, धोबी है कपड़े धोने का काम करेगा, कुम्हार है बर्तन बनाने का काम करेगा। ये जाति के आधार पे काम कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब कोई भी जाति का व्यक्ति कुछ भी काम कर सकता है, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है, लेकिन स्वतंत्रता का यह मतलब नहीं है कि भैया आप कुछ भी कर लो, जो मन में आए वो कर दो, किसी को मार दो, किसी का मर्डर कर दो, ऐसा काम नहीं कर सकते। स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार में भी कुछ सीमाएं हैं। सीमा यह है कि आप कि स्वतंत्रता के वजह से किसी दूसरे की स्वतंत्रता के अधिकार का हनन ना हो, ठीक है। लिखा क्या है आगे देखो, स्वतंत्रता का इस तरह परिभाषित किया जाता है कि बिना किसी की अन्य की स्वतंत्रता को हानि पहुंचाए आप बिना कानून व्यवस्था का उल्लंघन किए प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी स्वतंत्रता का आनंद ले। आनंद लो भाई, स्वतंत्रता का अधिकार आपको मिला है, आनंद लो, लेकिन दूसरे की स्वतंत्रता को हनन मत पहुंचाओ, दूसरे की स्वतंत्रता को हानि मत पहुंचाओ, ठीक है जी। यही चीज थी इसमें। चलिए, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण अधिकार इसी अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, कि भाई आपका जीवन है, आप अपने जीवन के साथ जो करे जैसे करे आपकी मर्जी, जैसे रहे आपकी मर्जी, ठीक है। किसी भी नागरिक को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना उसके जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि भाई किसी व्यक्ति को आप बिना कारण गिरफ्तार नहीं कर सकते। देखो आगे क्या है, गिरफ्तार किए जाने पर उस व्यक्ति को अपने पसंदीदा वकील के माध्यम से अपने बचाव करने का पूर्ण अधिकार होता है। कि भाई अगर गिरफ्तार किया गया है, जैसे मान लो मेरे को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने, तो मेरे पास ये हक है कि मैं अपने मन पसंदीदा वकील को हायर कर सकता हूं, है ना। पुलिस के लिए यह जरूरी है कि वह अपने अभियुक्त को, मतलब जिसको गिरफ्तार किया है, उसको 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे, ठीक है। जो मजिस्ट्रेट है या जो निकटतम न्यायालय है वहां पे क्या करे, पेश करे। मजिस्ट्रेट ही इस बात का निर्णय करेगा कि गिरफ्तारी उचित है या नहीं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार इसमें और शोषण से मुक्त एवं मानवीय गरिमा से पूर्ण जीवन जीने का अधिकार अंतर्निहित है। इसका कहने का मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना यह है कि इन अधिकारों में ही शोषण से मुक्ति का जो अधिकार है वो इसमें निहित है। निहित का मतलब होता है पाया जाना, है ना। तो ऊपर के जो भी 3-4 लाइनें हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखो आगे क्या लिखा है कि न्यायालय ने निर्णय लिया कि जीवन के अधिकार का अर्थ है कि व्यक्ति को आश्रय तथा जीविका का भी अधिकार हो। व्यक्ति को उनके बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। इसमें कहने का मतलब है कि भाई लोगों को अपनी जीविका का भी अधिकार मिलना चाहिए। मतलब सरकार कम से कम इतना तो काम करे कि लोगों को भाई अपना काम धंधा मिल जाए, है ना। बिना काम धंधा के भैया क्या खाएगा, वो कहाँ रहेगा, पैसे ही नहीं कमाएगा तो कहाँ रहेगा। तो ये अधिकार भी स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आ जाता है कि भाई आजीविका के साधन तो कम से कम मिलने चाहिए, ठीक है जी। आगे आ जाता है निवारक नजरबंदी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। निवारक नजरबंदी क्या होता है, तो निवारक नजरबंदी उस स्थिति को कहते हैं जब किसी सरकार को किसी नागरिक पे शक हो जाता है कि भैया ये बंदा कोई गैर कानूनी काम करने वाला है, ये ऐसा काम कर देगा कि देश को, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो सकता है ना। कोई बहुत तबाही मचाने वाला होगा या किसी आतंकवादी के साथ मिलकर कुछ काम करने वाला होगा। तो ऐसे शक के आधार पे क्या कर सकती है सरकारें, जो है ना, पुलिस क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को नजरबंद करके जेल में रख सकती है। इसी को निवारक नजरबंदी कहते हैं। चलिए जी एक बार रीड करते हैं, चीजों को समझते हैं। क्या लिखा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को, कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है, मेरे को ऐसा ही गाना मतलब याद आ गया इस लाइन को पढ़ते ही। क्या लिखा है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को इस आशंका के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई गैर कानूनी कार्य करने वाला है।
गिरफ्तार करने के बाद उसे वर्णित प्रक्रिया का पालन किए बिना ही कुछ अवधि के लिए जेल भेजा जा सकता है। मतलब कि जैसे निवारक नजरबंदी में ये नहीं होता कि भाई निवारक नजरबंद जिसको किया गया है, जिसको कैदी बनाया गया है, उसको जो कानून का पूरा प्रोसेस है उसका पालन किया जाएगा, ऐसा नहीं होता। बिना कोई प्रोसेस को पालन किए उसको नजरबंद करके रखा जा सकता है ना। इसी को क्या कहा जाता है? निवारक नजरबंदी कहा जाता है। ठीक है। यदि सरकार को आशंका हो कि कोई व्यक्ति देश के कानून व्यवस्था या शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो इस आधार पे वो उस व्यक्ति को बंदी बना सकता है सरकार, है ना, उसको जेल में बंद कर सकते हैं। ठीक है जी। परंतु निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि 3 महीने होती है। भाई 3 महीने तक किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंद करके आप रख सकते हैं। 3 महीने के बाद इस तरह के मामले में समीक्षा के लिए एक सलाहकार बोर्ड के समक्ष लाए जाते हैं। एक सलाहकार बोर्ड होगा, उसके समक्ष उस बंदे को पेश किया जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से निवारक नजरबंदी सरकार के लिए असामाजिक तत्वों एवं राष्ट्रविद्रोही तत्वों से निपटने का एक हथियार है ना। एक तरीके से जो हमारे देश के खिलाफ जो भी अभियान चलाए जाते हैं या कुछ ऐसे कांड कोई करने की सोच रहा हो हमारे देश के खिलाफ, तो उनके लिए ये निवारक नजरबंदी का जो प्रोग्राम है वो शुरू किया, मतलब प्रोग्राम कह रहा हूँ, ये कानून बनाए गए। वास्तव में जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए अधिकारों एवं निवारक नजरबंदी के प्रावधानों में परस्पर विरोधाभास है। मतलब कि एक जगह देखे तो भाई कहीं ना कहीं हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता है। निवारक नजरबंदी के तहत हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। इसमें क्या है कि भाई सरकार क्या कर सकती है, जो निर्दोष व्यक्ति है उसके ऊपर भी आरोप लगा दे कि भैया ये हमारे देश के खिलाफ कोई काम करने वाला है, इसलिए हमने उसको निवारक नजरबंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं निवारक नजरबंदी का जो कानून है वो विरोधाभासी लगता है ना। चलिए, देखो इसमें कोई समझाने लायक कुछ भी नहीं है भाई। इस पेज पे अन्य स्वतंत्रता है, इसमें मतलब स्वतंत्रता का जो अधिकार था उसको हम लोग समझ चुके हैं, कोई खास चीज नहीं है। ठीक है। आ जाओ अब जरा सा हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हम बात कर लेते हैं, है ना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में यहाँ पे बताया गया कि स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बोल सकते हैं, आप कुछ भी बोलने की मतलब बोलने का अधिकार रखते हैं, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हैं मीडिया के सामने, है ना। लेकिन यहाँ पे भी कुछ भाई शर्तें हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कानूनी व्यवस्था शांति एवं नैतिकता के आधार पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब भैया आप कोई भड़काऊ बयान दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं, है ना, आप ऐसे भाषण दे रहे हैं जो कि किसी व्यक्ति की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है जी। लिखा गया है कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, परंतु इस शर्त के साथ कि आप शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे, बिना हथियार के करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सभा बुला लिया और पूरा मतलब हुजूम है हथियारबंद लोगों का, ये चीज नहीं चलेगी भाई, ये भी सरकार अलाउ नहीं करेगी, है ना। सरकार किसी भी क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक लोगों की सभा पर प्रतिबंध लगा देती है भाई, प्रतिबंध लगा सकती है। अगर आपकी सभा में 5 से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। प्रशासन द्वारा इस शक्ति का आसानी से दुरुपयोग किया जा सकता है। ये भी लिखा है कि शक्ति का सरकारें क्या करती है, ज्यादातर दुरुपयोग करती है, पुलिस चार्ज, लाठी चार्ज करवा देती है ना। आगे क्या लिखा है कि सरकार किसी कार्य या नीति के खिलाफ जनता को न्यायोचित विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देने से मना कर सकता है ना। सरकार मतलब कोई ऐसा है, मतलब कोई विरोध प्रदर्शन कर रहा है जो कि सही नहीं है, तो सरकार इस पे भी प्रतिबंध लगा सकती है। ठीक है। संविधान सभा में भी कुछ सदस्य द्वारा अधिकारों को प्रतिबंधित करने पर अपना असंतोष जताया था। तो संविधान सभा में जब अधिकारों को सुरक्षित रखा जा रहा था तो उस समय भी क्या हुआ, कुछ सदस्यों ने असंतोष जताया था कि भाई अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगने चाहिए। देखो जी, आरोपी या फिर अभियुक्त के अधिकार, जो आरोपी है उसके कौन कौन से अधिकार होते हैं इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों पर अलग अलग अपराधों के आरोप है उन्हें भी पूरी सुरक्षा प्रदान हो। जो आरोपी है उनको भी भाई सुरक्षा प्रदान किया जाता है हमारे संविधान के द्वारा। न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाता तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। ये अधिकार है कि जब तक मैं मतलब मान लो मैंने कोई अपराध कर दिया है और मेरे अपराध को अभी तक साबित नहीं किया जा सका है तो मैं अपराधी नहीं हूं, मैं अपराधी नहीं कहलाऊंगा, है ना। किसी अपराध के
आरोपी को स्वयं को निर्दोष साबित करने का समुचित अवसर मिलता है ना। आप देखते होंगे जब मूवी वगैरह देखते होंगे तो वहां पे सभी को अपना भाई जो भी अपराधी है उसको अपने अपराध को निर्दोष साबित करने का पूरा हक मिलता है कि अपने अपराध को निर्दोष मतलब अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता है। न्यायालय में निष्पक्ष मुकदमे के लिए संविधान में 3 अधिकारों की व्यवस्था की गई है। मतलब न्यायालय में क्या हो, निष्पक्ष मुकदमे को चलाया जाए उसके लिए संविधान ने 3 अधिकार दे रखे हैं। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं दी जा सकती। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने मर्डर किया है और उसको फांसी की सजा दी जा रही है तो 2 बार फांसी थोड़ी नहीं दे दोगे यार, एक ही बार दोगे, जाहिर सी बात है ना। तो एक अपराध के मतलब एक जैसे अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी। कोई भी व्यक्ति कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उस कानून के लागू होने से पहले किया गया हो अपराध घोषित नहीं कर सकता। अब मान लो कि चलिए कोई भी कानून किसी भी ऐसे कार्य को जो उस कानून के लागू होने से पहले किया गया हो, हाँ मतलब कोई अपराध ऐसा अपराध है जो आपने कर दिया लेकिन उस समय उसके लिए कोई प्रॉपर सजा नहीं थी, है ना। लेकिन बाद में उसके उस अपराध के को लेके संविधान में क्या किया गया, कानून बनाया गया, तो उस स्थिति में आपको सजा नहीं दी जा सकती। आपने अपराध पहले किया है, वो कानून बाद में आया है, तो इस कंडीशन में भी आपको सजा नहीं मिलेगी, है ना। किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए नहीं कहा जा सकता। ठीक है, कोई भी व्यक्ति को ये मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो अपने खिलाफ साक्ष्य दे, मतलब सबूत दे, अपने खिलाफ बोले। ठीक है, चलिए जी अगर हम तीसरे मौलिक अधिकार की बात करें, तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो हमारा है शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार। ठीक है, तो भारत सरकार जो है वो बेगार, बंधुआ मजदूरी और दास प्रथा जो है इनके ऊपर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है ना। जो बंधुआ मजदूरी है उसमें क्या होता है कि भाई आपने किडनैप कर लिया और जबरदस्त आप उनसे काम करवा रहे हैं, ठीक है, आप उनको सही वेतन नहीं दे रहे हैं, तो वो बंधुआ मजदूरी कहलाता है वो। ठीक, भारतीय संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी कारखाने, किसी खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नहीं रखा जा सकता। उनसे आप काम नहीं ले सकते हो अगर 14 या 14 साल से कम एज का बच्चा है। तो इस प्रकार बाल श्रम और बाल श्रम को अवैध बनाया गया और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर शोषण के विरुद्ध जो संवैधानिक अधिकार है उसको और ज्यादा मतलब बढ़िया बनाया गया, कहीं ना कहीं अर्थपूर्ण बनाया गया। अर्थपूर्ण, ये देखो लिखा है अर्थपूर्ण। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध के मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है कि जो बंधुआ मजदूरी है, बाल श्रम है, इसके ऊपर पूरी तरीके से रोक लगना चाहिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो भी टॉपिक आपको समझाया है समझ में आ गया होगा। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है कमेंट में बता सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।